हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सन्ना एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th की हिंदी व्याकरण की बुक, जिसका नाम है स्पर्श का लेसन 1, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। लेसन को शुरू करने से पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं कि भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है और व्याकरण क्या होता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या फिर दूसरे के मन के भाव, विचार आदि को सुनते हैं, समझते हैं। लिपि हम उसको कहते हैं जिसके द्वारा हम वर्णों को सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से लिखना सीखते हैं। व्याकरण में नियम आते हैं। भाषा को बोलने तथा नियमों को लिखना हम इस शास्त्र में, व्याकरण में सीखते हैं। लेट्स बिगिन द लेसन। प्रत्येक मनुष्य अपने मन के भावों को प्रकट करना चाहता है तथा वह दूसरे के मन के भावों और विचारों को जानना चाहता है। जैसा कि आप सभी जानते हो, आप भी अपने मन के भावों को प्रकट करना चाहते हो और दूसरे के मन में क्या है ये भी आप जानना चाहते हो। तो ये जो मनुष्य है उसकी टेंडेंसी होती है अपने मन के भावों को प्रकट करना और दूसरे के मन के भावों को जानना कि उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं। मुंह से बोलकर कहना, लिखकर समझना, झंडे दिखाना, सिर हिलाना आदि सभी क्रियाओं को भाषा मान लिया जाता है। ये जो सभी क्रियाएं इनको भाषा मान लिया जाता है, परंतु यह विचार गलत है। मतलब इन सबको भाषा मानना गलत है, क्योंकि सिर हिलाकर कहना स्पष्ट नहीं करता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। जैसे अगर हम सिर हिला देते हैं तो हमारा पता नहीं चलता है कि हम क्या कहना चाहते हैं, या कोई दूसरा भी इशारा करते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता है कि हम क्या समझाना चाहते हैं, दूसरा समझ भी नहीं पाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। सांकेतिक भाषा का दायरा सीमित है, क्योंकि सिर हिलाना या हाथ हिलाकर कोई संकेत करना, ये जो है ये सांकेतिक भाषा है जिसका दायरा सीमित होता है, एक लिमिटेड एरिया होता है इसका। सांकेतिक भाषा को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट न करने के कारण उसे हिंदी व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि संकेतों को जो हम सिर हिला रहे हैं उनको हम लिख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, इसलिए ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में इसको स्थान नहीं दिया गया है। सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक वाणी को कहते हैं। मतलब जो मनुष्य बोलता है, मनुष्य की सार्थक वाणी को, जिसका कोई अर्थ निकले, सार्थक जिसका कोई अर्थ निकले, तो ऐसी वाणी जिसका कोई अर्थ निकले उसको भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। भाषा के विकास से ही मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी होने का गौरव प्रदान किया। मतलब भाषा के विकास ने, क्योंकि जो भाषा होती है वह केवल मनुष्य ही बोल सकता है, बाकी कोई नहीं बोल सकता है, इसलिए जो मनुष्य है उसको एक सामाजिक प्राणी होने का गौरव प्रदान किया है भाषा ने। समाज में रहते हुए अपने भावों एवं विचारों को परस्पर व्यक्त करने हेतु भाषा एक आवश्यक साधन है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरे के विचारों को पढ़कर एवं सुनकर ग्रहण करता है। मतलब भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव या फिर अपने विचारों को बोलकर या फिर लिख करके प्रकट करता है, प्रदर्शित करता है, या फिर दूसरे के मन के भावों को पढ़कर या फिर सुन करके समझता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा बोलकर या लिखकर अपने भाव एवं विचार दूसरों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, हम अपने भाव या विचार लिखकर या फिर बोलकर ही दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव विचार दूसरों को लिखकर या फिर बोलकर पहुंचाते हैं और सुनकर या लिखकर उनके विचार स्वयं समझे जाते हैं। उन जो दूसरे हैं, मतलब हम अपने भावों को लिखकर या फिर बोल कर के प्रकट करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे, लेकिन दूसरों के विचारों को भी हम सुनकर या फिर पढ़कर ही समझ सकते हैं। वैसे तो ध्वनियाँ पशु पक्षी भी अपने मुख से निकालते हैं। सभी पशु पक्षी हैं, जैसे चिड़िया है या फिर और कोई एनिमल है, पशु हैं, वो सभी अपने मुंह से ध्वनि निकालते हैं, आवाज़ निकालते हैं, किंतु उन्हें भाषा
नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि उनकी जो भाषा होती है वो एक ही आवाज़ निकालते हैं, दूसरी कोई आवाज़ नहीं निकालते हैं, चाहे वो किसी भी काम के लिए बोल रहे हैं। भाषा के अंतर्गत तो केवल वही सार्थक ध्वनियाँ आती हैं जिनका प्रयोग मनुष्य द्वारा किया जाता है। भाषा के अंतर्गत वो सार्थक ध्वनियाँ, मतलब जिनका कोई अर्थ निकाला जा सके, जो कि मनुष्य के द्वारा बोली जाती हैं, वही सार्थक ध्वनियाँ भाषा के अंदर आती हैं। भाषा की कुछ विशेषताएं हैं। भाषा की विशेषताएं, नंबर 1, भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। नंबर 2, भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान संभव है। मतलब आदान प्रदान मतलब अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे के मन के भावों को ग्रहण करना या फिर सुनना, समझना। भाषा के प्रयोग का गौरव केवल मनुष्य को ही प्राप्त है, अन्य प्राणी इससे वंचित है, क्योंकि मनुष्य ही भाषा बोल सकता है, बाकी कोई अन्य प्राणी भाषा नहीं बोल सकता है। भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप, नंबर 1 मौखिक और नंबर 2 लिखित। मौखिक भाषा क्या होती है? ओरल लैंग्वेज, मौखिक भाषा। जब हम अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, जैसे वार्तालाप, भाषण, समाचार वाचन, कविता पाठ, नाटक इत्यादि। इसका ग्रहण हम कानों द्वारा सुनकर करते हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं, बोल करके, जैसे ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि जो टीचर हैं वो बोल रहे हैं, शिक्षक बोल रहे हैं और जो बच्चे हैं वो बैठ करके सुन रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। उसी प्रकार से भाषण अगर हम देखें, भाषण कोई व्यक्ति देता है, बाकी श्रोता बैठ करके सुनते हैं, तो वो भी एक मौखिक भाषा का उदाहरण है। ऐसी कविता पाठ होता है, एक व्यक्ति पढ़ता है, बाकी सब सुनते हैं, बोलता है। ठीक है, कविता पाठ में एक व्यक्ति बोलता है, बाकी सब सुनते हैं। नाटक में भी इसी तरीके से होता है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल हैं वो मौखिक भाषा के हैं। लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिखकर अथवा पढ़कर व्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं, जैसे पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र इत्यादि। इसका ग्रहण हम आँखों से पढ़कर अथवा देखकर अथवा पढ़कर करते हैं। जब हम अपने विचार या फिर भावों को लिखकर प्रकट करते हैं, लिखकर या फिर पढ़कर प्रकट करते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। किसी दूसरे ने लिखा तो हम पढ़ करके समझ रहे हैं, हमने लिखा है, कोई दूसरा उसको पढ़ करके समझ रहा है, आंखों से देख करके पढ़ करके समझ रहा है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल हैं ये लिखित भाषा के हैं। जैसे पुस्तक है, पुस्तक हम लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो ये लिखित भाषा का उदाहरण है। टीचर बोर्ड पर लिख रही हैं, बच्चे उसको समझ रहे हैं, तो ये भी लिखित भाषा का उदाहरण है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, यही हमारी राष्ट्रभाषा भी है। जो हिंदी है वो हमारी मदर टंग भी है, मातृभाषा भी है और नेशनल लैंग्वेज भी है। लिपि, किसी भी भाषा के वर्णों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। किसी भी भाषा के वर्ण क्या होते हैं? आपकी इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट बोल सकते हैं, हिंदी में आपकी वर्णमाला के वर्ण होते हैं, जैसे ए, आ, ई, इस तरीके से एक सीरीज़ इनकी होती है, सीरियल होता है। और अगर इनको अव्यवस्थित कर दिया जाए तो फिर ये हमारे लिपि के अंदर नहीं होंगे, क्योंकि वर्णों को एक व्यवस्थित लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा के कुछ लिपि चिन्ह होते हैं, हर एक लैंग्वेज के लिपि चिन्ह होते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। कुछ अन्य भाषाओं की लिपियां इस प्रकार हैं, जैसे अंग्रेजी की लिपि रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू की अरबी फारसी है, गुजराती की देवनागरी है। अब हम बात करते हैं भाषा के, हिंदी भाषा के बारे में। परिचय और महत्व, हिंदी भाषा का परिचय और महत्व। हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत भाषा से माना जाता है। उद्भव मतलब जन्म, जो हिंदी भाषा का जन्म है वो संस्कृत भाषा से माना जाता है। इसके उद्भव के पश्चात, मतलब इसके जन्म के पश्चात, जन्म के बाद हिंदी में अनेक परिवर्तन और परिष्कार हुए। हिंदी में अनेक बदलाव और इसमें मतलब शुद्धिकरण इसमें किया गया। कुछ जो पुराने नियम थे जो सही नहीं थे उनको चेंज कर दिया गया।
आज हिंदी भारत में जन जन द्वारा बोली व समझी जाने वाली लोकप्रिय भाषा है। जो हिंदी है वो भारत में सभी व्यक्तियों मतलब जन जन द्वारा व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली और समझने वाली भाषा है, मतलब ज़्यादातर लोग इसको समझ लेते हैं। इसे इसे 14 सितंबर 1949 को संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। भारत में प्रमुख हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। भारत में कुछ क्षेत्र जो जहाँ पर हिंदी बोली जाती है कौन कौन से हैं? दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश आदि। इन सभी क्षेत्रों में प्रदेशों में हिंदी भाषा बोली जाती है। अपनी वैज्ञानिकता व लोकप्रियता के कारण हिंदी भाषा का विश्व में दूसरा स्थान है, क्योंकि जो हिंदी भाषा है वो एक वैज्ञानिक भाषा है और बहुत ही लोकप्रिय भाषा है, जिसके कारण हिंदी का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत के अतिरिक्त नेपाल, मलेशिया, फिजी, इंडोनेशिया, मॉरिशस तथा जावा में भी हिंदी को बहुत लोकप्रियता प्राप्त है। भारत के अलावा इन सभी देशों में जो हिंदी है वो बहुत ही लोकप्रिय भाषा है। बोली तथा उपभाषा, अंतर समझ लेते हैं। बोली क्या होती है? किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली वह भाषा जिसमें व्याकरण के नियमों का कुछ विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है, बोली कहलाती है। इसका रूप प्राय मौखिक ही होता है, मतलब इसमें व्याकरण के नियमों का कुछ नियम जो व्याकरण के नियम हैं उनका ध्यान नहीं दिया जाता है, ज़्यादा बस ऐसे ही बोल दिया जाता है। जैसे हमारे क्षेत्र में हम बिल्कुल एक तरीके से शुद्ध लैंग्वेज यहाँ पर बोलते हैं, जो हम बोलते हैं वही हम लिखते भी हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे मेरठ वगैरह में हम चले जाएं तो वहाँ पर जो कुछ शब्द हैं जो बोले जाते हैं वो बोले तो कुछ और जाते हैं लेकिन लिखे कुछ और जाते हैं। तो जो बोली है वो केवल बोली जाती है, लिखने में मतलब मौखिक ही होती है और लिखने में वो वही होती है जैसे लिखी जाती है शुद्ध रूप में। उपभाषा, जब किसी बोली में साहित्य रचना प्रारंभ हो जाती है तो वह उपभाषा कहलाती है। जैसे खड़ी बोली है, खड़ी बोली में अगर कोई साहित्यकार साहित्य लिखना शुरू कर दे तो वह उपभाषा बन जाती है। तुलसीदास जी ने अपनी पुस्तक रामचरितमानस अवधी उपभाषा में तथा कवि सूरदास ने अपनी रचना सूरसागर ब्रज भाषा में उपभाषा में की थी। तो रामचरितमानस अवधी में लिखी गई थी। अवधी एक बोली है जो कि फिर बाद में उपभाषा, क्योंकि इन्होंने एक साहित्य लिख डाला इस पर तो यह उपभाषा बन गई। उसी प्रकार सूरदास ने सूरसागर को ब्रज बोली में लिखा था, लेकिन ये फिर उपभाषा बन गई क्योंकि इस पर साहित्य उन्होंने लिख दिया। हिंदी की उपभाषाएं, पूर्वी हिंदी की उपभाषा अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली ब्रजभाषा कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। पहाड़ी हिंदी कुमाऊनी, हिमाचली और गढ़वाली। बिहारी हिंदी की मैथिली, मगही, भोजपुरी। अब हम बात करते हैं व्याकरण के बारे में। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने व बोलने के नियमों को ही व्याकरण कहा जाता है। मतलब भाषा को शुद्ध रूप में सही तरीके से लिखने और बोलने के नियमों को ही व्याकरण कहा जाता है। अतः व्याकरण भाषा संबंधी नियमों का शास्त्र है। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, क्या क्या अध्ययन करते हैं? वर्ण विचार का, शब्द विचार का और वाक्य विचार का। इनके विषय में हम आगामी अध्यायों में पढ़ेंगे। इन सभी के विषय में जैसे वर्ण विचार है, शब्द विचार है और वाक्य विचार है, आने वाले लेसन में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जो व्याकरण है वो भाषा संबंधी नियमों का शास्त्र है। भाषा संबंधी नियम हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अभ्यास प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं ये। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है भाषा होती है, तो भाषा कैसी होती है? केवल मौखिक होती है, मौखिक या फिर लिखित दोनों होती हैं। तो भाषा जो होती है वो मौखिक तथा लिखित दोनों होती हैं। ख, लिपि का अर्थ है वर्णों को लिखने का ढंग या फिर वाक्यों को लिखने का ढंग। तो फिर लिपि का अर्थ क्या है? वर्णों को लिखने का ढंग। बोली से आशय है क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा
या फिर क्षेत्र विशेष में लिखी जाने वाली भाषा। तो जो बोली होती है वो बोली जाने वाली होती है, मौखिक होती है केवल। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, कब घोषित किया गया था? 27 अक्टूबर 1950 को या फिर 14 सितंबर 1949 को। तो इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट वन, तुलसीदास जी की पुस्तक रामचरितमानस की भाषा है। तुलसीदास जी की अभी हमने पढ़ी थी, तो उनकी जो ये रचना है ये अवधी भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा के अंतर्गत ये लिखी गई है। निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है और केरल में मलयालम बोली जाती है। आज के इस लेसन में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।